मध्य प्रदेश का एक शहर बालाघाट। जो लोग एमपी से हैं वो इस इलाके को अच्छे से जानते होंगे। इसके अंदर कतंगी नाम की एक तहसील है जिसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा बसा गांव जिसका नाम है सेल्वा। बात है साल 1997 टू 98 के आसपास की। उस दौर में सेल्वा गांव में एक लड़का रहता था, मोहित एक बहुत ही वेल टू डू यानी रईस फैमिली से था। उसके पिताजी इंटेरोगेशन डिपार्टमेंट में एक गवर्नमेंट इंजीनियर थे। अब जरा सोचिए 97 के टाइम पर उनके घर में कलर टीवी था, फ्रिज था और ऐशो आराम की वो सारी चीजें थीं जिसको देखकर गांव का कोई भी इंसान बोले यार लाइफ हो तो ऐसी। एक 20-22 साल का लड़का बुलेट पर हवा में हाथ लहराते हुए चौड़ में घूम रहा है। अब इंजीनियर साहब का बेटा ठहरा तो मोहित अलग ही चौड़ में घूमता था। चलो वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके शौक भी बड़े बड़े ठाट वाले थे। दोस्तों के बीच अपनी धौस जमाने के लिए, अपना रौब दिखाने के लिए मोहित जैसे जैसे बड़ा हुआ वो गलत संगत में पड़ने लगा। कभी दोस्तों के सामने सिगरेट फूकता तो कभी पिताजी के बार से शराब चुराकर अपनी पेप्सी की बोतल में मिला लेता और दिखाता कि देखो मैं कितना एडवांस्ड हूँ। एडवांस्ड होना ऐसा नहीं होता भाई, लेकिन ठीक है। उस उम्र में मोहित की सोच ही ऐसी थी और उसके माता पिता भी सोचते थे कि चलो इकलौता बेटा है, कुछ गलत कर ही नहीं सकता। पर पीठ पीछे मोहित ने अपनी टोली में कुछ ऐसे लड़के शामिल कर लिए जो उससे भी दुगनी हरकतें करते थे। खैर इन सब बातों के बावजूद भी मोहित के माता पिता बेहद सभ्य और सीधे किस्म के लोग थे। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि पूरे गांव के लोग उनके घर पर टीवी देखने आते थे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पहले के टाइम पे घर घर में टीवी नहीं हुआ करता था। टीवी तो छोड़ो भाई, डिश भी नहीं होता था और वो दूरदर्शन का जमाना था जब छत पर लोहे का एंटीना लगा होता था। उसे हाथों से हिला हिला कर सिग्नल पकड़ना पड़ता था और नीचे से लोग चिल्लाते थे, अरे हाँ आ गया, रुको रुको वापस लाओ। उस दौर में रामायण, महाभारत, शक्तिमान और आप बीती जैसे सीरियस शोज आते थे और जब आप बीती आता था ना तब लोग थर थर कांपते थे। आज के समय में शायद आपको उतना डर ना लगे, लेकिन उस दौर में हॉरर एक बहुत ही ज्यादा नई और खौफनाक चीज थी। उस रात यानी सैटरडे की रात 10:30 बजे आप बीती का एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड आने वाला था। पिछले एपिसोड की कहानी जहाँ रुकी थी उसे लेकर पूरे गांव में अलग ही खलबली मची हुई थी। मोहित भी बहुत खुश था क्योंकि आज फिर से उसके घर में मेला लगने वाला था और उसको अपनी अमीरी दिखाने का मौका मिलने वाला था। मोहित के साथ उसका एक और जिगरी दोस्त था संघर्ष, और उसी वक्त पे उसका कजिन भाई भी आया हुआ था। उसका नाम अनिल था और ये तीनों फेंकने वेकने में एकदम एक्सपर्ट किस्म के लोग थे। रात के लगभग 8 बज रहे थे। ठंड के कड़ाके का महीना था और चारों तरफ भयानक कोहरा छाया हुआ था। मोहित ने सोचा कि आज जो लोग टीवी देखने आएंगे उनके लिए क्यों ना एक समोसा पार्टी रखी जाए। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और संघर्ष और अनिल को लेकर अपनी बुलेट पर सवार हो गया। वो लोग सिल्वा से कुछ किलोमीटर दूर कतंगी तहसील गए। वहाँ एक बंगाली दादा की दुकान थी जो 1 रुपए में समोसा देते थे। तीनों ने वहाँ से टोटल 36 समोसे बनवाए और रात के तब तक 8:30 बज चुके थे। वापसी में मोहित ने कहा कि चलो भाई लगे हाथ एक सुट्टा भी मार लेते हैं। कतंगी से सिल्वा के आने के बीच एक रास्ता हुआ करता था जहाँ पूरे रास्ते में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी। एकदम घुप अंधेरा। वहाँ रास्ते में एक छोटी सी नहर बहती थी जिसके ऊपर एक पुलिया बनी हुई थी। मोहित ने बुलेट को पुलिया के ऊपर खड़ा किया और बोला नीचे उतरकर सुट्टा मारते हैं, गाँव का कोई देख लेगा, फालतू में नाम खराब करेगा, आगे जाकर नेतागिरी में भी तो खड़ा होना है। तीनों नीचे उतरे। कड़ाके की ठंड थी और सिगरेट पीते पीते बातें चल रही थी। तभी अनिल ने कहा तुम लोग बात करो, मैं जरा 1 नंबर यानी कि पेशाब करके आता हूँ। मोहित ने चिढ़ाकर कहा अरे नीचे मत कर, इस पुलिया के ही ऊपर खड़ा हो जा और जहाँ बाइक खड़ी है वहीं पे जा। अनिल अभी 1 नंबर कर ही रहा था कि अचानक से उस सुनसान से अंधेरे के अंदर एक बैलगाड़ी की चलने की आवाज सुनाई दी और बैलों के गलों में घंटियों की भी आवाज थी। नीचे खड़े मोहित और संघर्ष ये आवाज सुनकर चुप हो गए। वो दोनों भागकर ऊपर आए और अनिल ने एकदम उनके आते ही तुरंत कहा जल्दी कर भाई, हम लोग निकलते हैं, गांव के लोग यहाँ पे ना हो, फालतू में हमें देख लेंगे तो शक करेंगे। अनिल ने जल्दी से अपनी जिप बंद की और बाइक पे बैठ गया। मोहित ने बुलेट की किक मारनी शुरू की पर पुरानी बुलेट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बार बार किक मारने पर भी बाइक टच से मस नहीं हुई। मोहित ने कहा लगता है पेट्रोल कम है, थोड़ा झुका कर देखता हूँ। ये सब करते करते बैलगाड़ी अब तक उनके करीब आ चुकी थी। मोहित ने कहा अब हड़बड़ाओ मत, इस तरीके से रिएक्ट करो कि अब हमारी बाइक सच में खराब हो चुकी है ताकि किसी को शक ना हो। तीनों जैसे ही पीछे पलटकर उनकी बैलगाड़ी की तरफ देखे उनके रोंगटे खड़े हो गए। बैलगाड़ी को एक बहुत ही बूढ़ा दुबला पतला छोटे कद का आदमी चला रहा था। उसने सफेद कुर्ता, सफेद धोती और सर पर सफेद गमछा बांधा हुआ
हुआ था। उसकी मूछें एकदम सफेद और ताव दी हुई थी। वो बिल्कुल सीरियस होकर बिना पलक झपकाए सामने की तरफ देख रहा था। बैलगाड़ी के पिछले हिस्से में 3-4 महिलाएं बैठी थीं। 3 महिलाओं ने लंबा घूंघट निकाला हुआ था जिससे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उनमें से एक लड़की थी जिसने सलवार सूट पहना हुआ था। उम्र में उन्हीं लड़कों के बराबर होगी, 22-23 साल की। उसने घूंघट नहीं किया हुआ था। बैलगाड़ी लड़कों के पास से गुजरती है। वो धीरे धीरे से अपना सर पीछे की तरफ घुमाकर मोहित को देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब डरावनी सी चमक है और उसके होठों पे एक रहस्यमयी स्माइल है। जब बैलगाड़ी तीनों को क्रॉस करने लगी तो उस सलवार सूट वाली लड़की ने मोहित को पीछे मुड़कर देखा। उसने मोहित को घूरना शुरू कर दिया और घूरते घूरते उसने मोहित को एक हल्की सी स्माइल दी। मोहित को लगा, अरे ये कौन है लड़की जो मुझे ऐसे हंसकर स्माइल दे रही है। मोहित को पता लग गया था कि उस लड़की की उम्र सेम उसके ही बराबर है, तो उसने भी पलटकर एक्साइटमेंट में उसे स्माइल दी। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से ऐसे इशारा किया और उस इशारे में साफ पता लग रहा था कि वो कह रही थी हमारे पीछे आओ। मोहित ने नासमझी से दोबारा से इशारा किया कि हमसे बोल रही हो क्या? तो उस लड़की ने फिर से वही डरावनी स्माइल दी और अपना सर हिलाया। इतने में अनिल ने मोहित का हाथ झटका और बोला कि क्या पागलपन है ये? कौन है लड़की ये? तू इसे जानता है क्या? होश में आ, नेता बनने चला है, पिताजी की इज्जत का ख्याल कर। मोहित एकदम से होश में आया। हाँ यार, मैं थोड़ा फिसल गया था। चलो चलो निकले। और उसी वक्त न जाने कौन सा जादू हुआ, बुलेट एक किक में ही स्टार्ट हो गई। उन्होंने देखा कि वो बैलगाड़ी थोड़ी आगे जाकर राइट में मुड़कर अंधेरे के कोने में हो गई, क्योंकि वहां पे उस टाइम कोहरा भी बहुत हो रहा था। ये तीनों घबराए हुए लेफ्ट का रास्ता पकड़कर सीधा अपने गांव सेल्वा की तरफ भाग निकले। घर पहुंचे तो रात के 10-25 हो चुके थे। लोग आ चुके थे, चटाइयां बिछ चुकी थीं, समोसे आ चुके थे और तभी आप बीती का अगला एपिसोड शुरू हुआ। लाइट्स ऑफ थी, बस टीवी की नीली रोशनी लोगों के चेहरों पर पड़ रही थी। लगभग 10 मिनट गुजरे होंगे कि इतने ही मोहित के कजिन अनिल को अचानक से बहुत ही शरीर कपाने वाली ठंड लगने लगी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मोहित ने जब देखा तो उसने ये बोला कि भाई तेरे को एकदम से कैसे ठंड लग रही है? अभी तक तो तू ठीक था। रुक, मैं वो बड़ा लोहे का बर्तन लाता हूँ, उसको गर्म कर कर अंदर लकड़ी डालकर आग जलाता हूँ, बॉनफायर जैसा माहौल हो जाएगा। मोहित ने तुरंत आग जला दी। थोड़ी देर में आप बीती का एपिसोड खत्म हो गया। तभी मोहित के पिताजी उठे और बोले, भाई और बहनों, आज सैटरडे की रात है, कल किसी को काम पर नहीं जाना है, तो आज इसलिए हमारे पास एक सरप्राइज है। हम सनी देओल की फिल्म की VCR कैसेट लेकर आए हैं और आज रात को वही मूवी चलेगी। सब लोग खुश हो गए, तालियां बजाने लगे और तभी गरम गरम भजिया तलने की तैयारी शुरू हो गई। VCR फिल्म शुरू हुई। सनी देओल के फाइटिंग सीन पर लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन वहां कोने में बैठे अनिल की ठंड कम नहीं हो रही थी। आग की लकड़ियां खत्म होने लगी थीं। अनिल ने कांपते हुए मोहित से कहा, मोहित भाई मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, प्लीज थोड़ी लकड़ी और डाल दे। तो मोहित ने कहा, ठीक है, छत पर लकड़ियां रखी हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। मोहित छत पर गया, लेकिन 10 मिनट बीत गए, 12 मिनट बीत गए, मोहित नीचे नहीं आया। आग पूरी तरीके से बुझ चुकी थी। अनिल ठंड से थर-थर कांप रहा था। संघर्ष को अजीब लगा। उसने अनिल से कहा कि अनिल यार, ये मोहित इतनी देर से ऊपर क्या कर रहा है छत पर? मैं जाकर देखता हूँ। संघर्ष घर के पिछले रास्ते सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही छत पर पहुंचा, जो नजारा उसने देखा, उसने संघर्ष की पैरों तले जमीन खिसका दी। छत पर टीवी के एंटीना के पास मोहित खड़ा था और उसके ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी। लड़की की पीठ संघर्ष की तरफ थी और मोहित का चेहरा सामने था। वो दोनों ही बहुत गहन विचार विमर्श कर रहे थे। संघर्ष ने दबे पांव आगे चलकर मोहित को इशारा किया, ओए मोहित, कौन है ये? लेकिन मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसे संघर्ष की आवाज सुनाई ही नहीं दी हो। संघर्ष ने सोचा कि ये भला ये लड़की आई कहां से, क्योंकि छत पर जाने का रास्ता वहीं से था जहां से संघर्ष आया था और जहां सारे गांव वाले बैठे थे। सीढ़ियां वहीं से थी और घर आसपास चिपके हुए भी नहीं थे कि कोई कूद कर आ जाए। संघर्ष थोड़ा साइड में आने लगा और साइड में आके उसने देखने की कोशिश की कि लड़की का चेहरा तो दिखे, और जैसे ही उसने लड़की का चेहरा देखा, संघर्ष का गला सूख गया। वो बुरी तरीके से डर गया। वो कोई और लड़की नहीं बल्कि वही सलवार सूट में लड़की थी जो उन्हें वहां उस पुलिया के पास मिली थी। उसने सोचा कि बिना किसी को देखे ये लड़की यहाँ छत पर कैसे आ गई। वो बिना शोर मचाए तुरंत नीचे भागा ताकि मोहित के माता पिता को भनक ना लगे। उसने अनिल को नीचे जाकर उठाया जो कि ठंड से कांप रहा था और जाकर बोला कि अनिल भाई, ऊपर मोहित उस बैलगाड़ी वाली लड़की से बात कर रहा है। अनिल ने कहा, क्या बकवास कर रहा है? कोई लड़की जब अंदर ही नहीं आई तो छत पर कैसे पहुंच जाएगी? अनिल और संघर्ष जैसे ही छत पर हांफते हुए पहुंचे, तब तक वहां का नजारा बदल चुका था। एंटीना के पास अब कोई लड़की थी ही नहीं, वहां बस सिर्फ मोहित खड़ा था और हवा में देखते हुए ऊपर की तरफ बड़बड़ा रहा था। वो दोनों दौड़कर मोहित के पास गए कि मोहित भाई, किससे बात कर रहा है तू ठीक तो है ना?
लेकिन तब भी मोहित का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और तभी अनिल ने जो देखा वो रूह कपा देने वाला था। अंधेरे में पहली झलक में देखा तो समझ नहीं आया, लेकिन जब और अच्छे से ध्यान से देखा तो मोहित की आंखें पूरी तरह पलट चुकी थी, सफेद हो चुकी थी, और वो एक अजीब तरीके से अपने सर को जोर जोर से हिला रहा था। उसका सर अजीब तरीके से हिल रहा था, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे वो किसी लड़की से बात कर रहा हो। ये लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, मोहित को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगे। ऊपर इतनी अफरा तफरी मच रही थी कि नीचे बैठे माता पिता को भी शक हो गया। वो दोनों भी भागते हुए छत पर आए और जैसे ही मोहित ने अपने माता पिता को देखा वो अचानक हाइपर हो गया। वो जोर जोर से रोने लगा और हवा में अपनी उंगली दिखाकर चिल्लाने लगा, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है, ये दोनों मुझे जाने नहीं दे रहे। पापा वो आपको देखकर डर रही है, भाग रही है, पर मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इतने ही मोहित अचानक से मुड़ा और छत की लेफ्ट साइड से नीचे कूद गया। किस्मत अच्छी थी कि उसका घर सिंगल फ्लोर पर था और ऊपर दूसरा फ्लोर बनने के लिए नीचे रेत और सीमेंट का ढेर लगा हुआ था। मोहित सीधे उस सीमेंट के ढेर पर गिरा, लेकिन माँ तो माँ होती है। ये देखकर मोहित की माँ की अचानक से चीख निकल गई। नीचे सनी देओल की फिल्म का एक इमोशनल और साइलेंट सीन चल रहा था। माँ की चीख सुनते ही पूरा गांव हड़बड़ाकर बाहर भागा। बाहर देखा तो उसी रेत पर मोहित पड़ा हुआ था। उसकी आंखें पलटी हुई थी, शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और मुंह से झाग निकल रहा था। पूरे गाँव में हड़कंप मच गया और उसी बीच में एक 12 से 13 साल की लड़की थी, जिसके पिताजी के शरीर में अक्सर माताजी आती थी। वो भागकर अपने पिताजी को बुलाकर लाई। वो अंकल जैसे भी थे अचानक से भागे भागे दौड़े दौड़े उस सीन पर पहुंचे। मोहित की माँ रोकर अगरबत्ती जला रही थी, गंगा जल छिड़क रही थी, हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। अंकल जी ने कहा, रुको, घबराओ मत। उन्होंने अगरबत्ती ली, मोहित के सर पर से 7 बार उतारा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही सेकंड्स में अंकल जी का शरीर जोर जोर से हिलने लगा। उनकी आवाज बदल गई और वो चिल्लाकर बोले, चुड़ैल आई है इस घर पे, चुड़ैल आई है इस घर पे, सब खत्म कर देगी, लड़के की जान लेकर जाएगी। माहौल पूरी तरीके से भयानक हो चुका था। मोहित की माँ फूट फूट कर रोने लगी, बोलने लगी कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है, वो तो सबके लिए समोसा लाया था, सबका भला सोचता है। अंकल के शरीर से आवाज आई कि ये चुड़ैल उसे उस पुलिया पर मिली थी, ये इसे लेकर जाएगी, इसे बुला रही है और ये जा रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। पिताजी ने हाथ जोड़कर पूछा कि कैसे रोके माता, आप प्लीज उपाय बताओ। आवाज आई, मंदिर बनाओ, मंदिर के प्रांगण में इसको रखो, कल सूर्यास्त होने से पहले मंदिर बनना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा लड़का गया। अब क्योंकि मोहित के पिताजी बड़े पैसे वाले थे, घर के बाजू में ही उनकी अपनी बड़ी सब्जी उगाने की जमीन थी। रातों रात पूरे गांव ने मिलकर वहां खुदाई शुरू की। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम 4:30 बजे तक वहाँ एक छोटा सा मंदिर खड़ा कर दिया गया। वहाँ शिवलिंग और दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की गई। पंडित जी को बुलाकर हवन पूजन किया गया। मोहित पूरे समय वहीं बैठा रहा, एकदम सुध बुध खोकर, बिना कुछ बोले। उस रात उसे मंदिर में ही सुलाया गया। अगले दिन जब मोहित की आंख खुली तो वो चौंक गया। उसने अपने आसपास के एरिया को देखा और अचानक से शॉक होकर बोला, ये मंदिर कहाँ से आया? ये तो हमारी जमीन थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ कैसे आया। मोहित फूट फूट कर रोने लगा। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो अनिल के लिए छत पर लकड़ियां लेने गया था पिछली रात। उसके बाद उसकी आंख इस मंदिर में खुली, बीच का पूरा हिस्सा उसके दिमाग से गायब हो चुका था। बाद में जब सब ठीक हुआ तब मोहित के पिताजी ने अनिल और संघर्ष को अकेले में ले जाकर बहुत जोर से डांटा और पूरी बात पूछी। तब उन्होंने बैलगाड़ी वाली बात बताई। पिताजी ने अपना सर पकड़ लिया और बोले, अरे मूर्खों, तुम उस रास्ते पर क्यों गए? उस पुलिया के पास कई बार वो डरावनी बैलगाड़ी देखी गई है। वो कोई इंसान नहीं है, वो भूत चुड़ैलें हैं। पिताजी ने बताया कि सालों पहले वहां से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी जिसमें एक परिवार बारात से लौट रहा था। रात के अंधेरे में उन पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया था और वो चारों लोग वहीं तड़प तड़प कर मर गए थे। तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है और जो भी उनके चंगुल में फंसता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर दम तोड़ देता है। ये कहानी संघर्ष भाई के द्वारा बताई गई है और संघर्ष इस समय काफी बड़े हो चुके हैं। वो कतंगी में ही अपने बिजनेस को करते हैं, लेकिन आज भी इस बात को याद करते हैं। कैसी लगी आपको ये स्टोरी दोस्तों? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आप भी मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो प्लीज इस मेल पे मुझे अपनी कहानी भेजिए और अगर आपके पास कुछ प्रूफ्स हों तो वो भी अटैचमेंट के साथ मुझे भेजिए। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट हॉरर एंड आई विल साइन आउट।